सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा MWF का, वुमेन वेलफेयर फाउंडेशन का, जिन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। और आज का प्रोग्राम नहीं बल्कि लगातार पिछले कई वर्षों से MWF एक प्रोफेशनली एक ऐसा NGO है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिससे कौम को बहुत फायदा हो रहा है। और हम लोग कभी कभी देखते हैं कि तादाद कम है, पार्टिसिपेंट्स कम है, लोग कम है, लेकिन जो कौम की ज़रूरत है, कम्युनिटी की जो ज़रूरत है, उस एतबार से बहुत ही बेहतरीन और कंसिस्टेंसी के साथ काम करने वाला ये प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। तो सभी मेंबर्स को जो MWF से जुड़े हुए हैं उनको मुबारक, और उनके लिए दुआ कि इसी तरह से आप अपने काम को अंजाम देते रहे। और खुशकिस्मती की बात है कि मौली तौफीक भी और हमारे उजैर सर भी, जो माशाल्लाह एक बड़ा मुंबई का कॉलेज है जिन्होंने अभी तारुफ पेश किया, वो उजैर सर माशाल्लाह उसी कॉलेज में प्रोफेसर भी है, MKN भाटिया कॉलेज में। और सभी प्रोफेशनल जो इस प्लेट से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो करियर गाइडेंस का रखा गया है कि आप लोगों को, खास तौर पे जो हमारे 9-10 के बच्चे हैं और उसके ऊपर जो भी क्लास में हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम लोग कुछ चीज़ें बताएं और शेयर करें। और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम के बाद में जब भी उनको मौका रहेगा, हमारे स्कूल में भी आ सकते हैं, मदनी में, या फिर मौली तौफीक साहब से बात करके आप उनको क्वेश्चन दे सकते हैं। और इस सेशन के बाद में भी इंशाल्लाह मौका रहेगा क्वेश्चन आंसर का। तो मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए मौलाना से दरख्वास्त करूंगा कि उसको ऑन करें। और 2-3 वीडियोस हैं हमारे प्रेजेंटेशन में, ऑडी सर। तो वो प्रेजेंटेशन को आप ध्यान। सर आपका अनम्यूट हो गया है। हेलो। जी, जी आ रही है आवाज आ रही? आवाज। जी। जी जी। तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बच्चे और वालदेन, उनसे रिक्वेस्ट है कि बीच में आवाज आप ना करें, कोशिश करें कि आप हैंड रेस करें, उसमें ऑप्शन रहता है। अगर कुछ सवालात इश्काल होंगे तो आप उसको नोट करें, बाद में हम लोग सवाल जवाब का मौका देंगे। तो हमारा प्रेजेंटेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें स्टार्ट में 3 वीडियोस हैं, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि दुनिया कैसे बदल रही है। पहला जो अभी प्रेजेंटेशन का जो वीडियो है, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी में किस तरह से चेंजेस और तब्दीली आ रही है, वो इस छोटे से वीडियो से आप देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन आगे यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है। एक सेकंड सर। ये पहला वीडियो था जिसमें
जो कुछ बताया गया है वो आपने अभी देखा। मैं चाह रहा हूँ कि तीनों वीडियो आप देख लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इस तीनों वीडियो का थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देंगे। पहला वीडियो था रॉकेट बूस्टर का, दूसरा हमारा नैनो क्या बोट्स का आपने एक वीडियो है नैनोबॉट्स के वो भी। बारे में सुना है? नैनोबोट्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके सहारे कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। आने वाले समय में इंसान दवाई नहीं बल्कि रोबोट्स मेडिसिन को खाएंगे। ये नैनोबॉट्स हमारे बॉडी के अंदर जाकर पूरे बॉडी को स्कैन करके सारे बीमारी को ठीक कर देगा। इसके अलावा ये नैनोबॉट्स डैमेज टिश्यू को मॉनिटर, माइक्रो सर्जरी और स्पर्म फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करेंगे। इसीलिए नैनोबॉट्स हमारा फ्यूचर है। कम उम्र में जाने वाली कीमती जानों को भी ये बचा सकता है। क्या आपने नैनोबॉट्स के बारे में सुना है? नेक्स्ट वीडियो है। यह रोबोट तकनीक क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख देगी। हाल ही में टाटा आईपीएल ने इस रोबोट डॉग को पेश किया है जो बिल्कुल असली कुत्ते की तरह मूवमेंट करता है। इसके ऊपर एक कैमरा भी लगा है जिससे यह सभी के रिएक्शंस रिकॉर्ड करता है और खिलाड़ियों को हाई फाइव और डांस करके भी दिखाता है। इस रोबोट डॉग को देखकर तो खिलाड़ी भी खुद को नहीं रोक पाते और इसके साथ खेलने और मस्ती करने लग जाते हैं। बताया जा रहा है कि यह रोबोट डॉग भविष्य के स्टेडियम एक्सपीरियंस को और भी मजेदार और हाईटेक बनाने के लिए लाया गया है। यह रोबोट तकनीक आपको कैसी लगी? कमेंट में बताइए। यह रोबोट जी, नेक्स्ट। आज जो अभी तीन वीडियोस अभी आपको दिखाए गए, उसमें खास तौर पर ये बताने की कोशिश की गई है, तीन वीडियो में रोबोट जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, उसी तरह से स्पेस साइंस के मैदान में चीजें कैसे बदल रही है, और मेडिकल की फील्ड में जहाँ पे ऑपरेशंस और दवाओं का इलाज का पूरा सिस्टम है वो उसमें कैसे इनकलाब आया है। उसी तरह से ये तो चूंकि वक्त हमारे पास नहीं है, वरना हर इंडस्ट्री, चाहे कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो या फिर हमारा रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन हो, रेलवेज हो, एरोप्लेन का जो हमारा एयरलाइन इंडस्ट्री हो, बिजनेस का इंडस्ट्री हो, एजुकेशन की फील्ड हो, मास मीडिया का फील्ड हो, कोई ऐसा फील्ड आज नहीं रहा है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर ना हो रहा हो। तो सबसे पहला आज का जो हमारा प्रोग्राम का टारगेट है वो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हम करियर ऑप्शंस या करियर चॉइस तो करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हम जरूर जानने की कोशिश करें कि दुनिया कैसे बदल रही है और किस तरह से चेंजेस जो है वो पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं हर फील्ड में। उससे अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अभी आप प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का दौर है, उसी तरह से सोशल मीडिया का दौर है ये, और नॉलेज एक्सप्लोजन का दौर है। लिहाजा हम लोग को इस दौर में अपने आप को अपडेट रखना और चीज़ों को से अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक पीपीटी में ये पूछा जा रहा है कि हु इज़ पुअर। आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से, हम लोग जब ये सवाल किसी से भी करें कि भाई गरीब कौन है, तो हम लोग आमतौर पे यही कहते हैं कि बस जिसके पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, फ्लैट्स नहीं है, वो लोग गरीब है। लेकिन मौजूदा दौर में ये समझिए आप, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन, मालूमात, नॉलेज, ये सारी चीज़ों से आप अवेयर नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं पता है आपको, तो आप हकीकत में बहुत पुअर या गरीब हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा 2024 में महाराष्ट्र स्टेट के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी और एक एजुकेशनल जीआर निकाला जिसके जरिए ऐसे तमाम गर्ल्स जिनकी फीस माफ हो सकती है अगर उनका सालाना इनकम यानी एनुअल, उनका जो पेरेंट्स का इनकम है वो 8 लाख से अगर कम है, तो मेडिकल में आपको पता है एमबीबीएस की फीस जो है तकरीबन 12 लाख 15 लाख रुपए पर ईयर है। लेकिन अगर ये जीआर की मालूमात हो, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो, तो वो बच्चियां जिनके वाले तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो फीस माफ हो जाती है। उसी तरह से कई एडवांटेजेस हैं अगर आप इल्म और ये जो मालूमात का शोबा है, नॉलेज का जो शोबा है, उससे अगर आप अवेयर है तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। आपको ये भी पता होना
आपको बताया, मतलब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि तो एजुकेशन फील्ड में भी बड़ी तब्दीली हो रही है। आपने एनईपी का नाम सुना होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें पूरे एजुकेशन सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम केजी टू पीजी वो बदला जा रहा है पूरे इंडिया में। स्लाइड अगर आगे बढ़ रही है तो देखिए, जिसमें अ, ये बताने की कोशिश की गई है कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है वो उसके नाफिज होते ही पूरा का पूरा सिस्टम वो कैसे बदल रहा है। जैसे पहले जो है वो हमारा जो एडमिशन प्रोसेस हुआ करता था वो एग्जाम बेस्ड हुआ करता था, 10th का 12th का। स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही शायद। और 10th और 12th में जो बच्चे अच्छा मार्क्स लाते थे उनको एडमिशन के लिए आसानी हो जाती थी। आप देखिए अभी सारे कोर्स का फोकस जो है, या एडमिशन पॉइंट जो है वो बदल गया है। आपको हर प्रोफेशनल कोर्स में आगे जाने से पहले एंट्रेंस एग्जाम का सामना करना है। अब हमारे बच्चे अगर 9th 10th में 8th में हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि उनको कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट करना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो जाहिर सी बात है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से दूर रहेंगे। जैसे अभी अगर मैं एक एग्जांपल आपको और दूं, ये स्लाइड में अगर आप देख रहे हैं कि एक एंट्रेंस का नाम लिखा हुआ है एनडीए। अगर कोई स्टूडेंट, लड़का या बच्ची, वो पायलट बनना चाहते हैं, और ये पायलट बनने के लिए 12th साइंस होना चाहिए, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, और कुछ मेडिकल क्राइटेरिया है। लेकिन फीस अगर आप देखेंगे कमर्शियल पायलट बनने के लिए तो वो 80 लाख से 90 लाख या 1 करोड़ रुपए तक होता है। लेकिन अगर आप 12th में हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं है, और आप पीछे से ही टारगेट कर रहे हैं कि मुझे कमर्शियल पायलट बनना है या पायलट बनना है, तो आप एनडीए को ज्वाइन कर सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को डिफेंस के अंदर डायरेक्ट आप जो है वो फाइटर पायलट बन सकते हैं, कमर्शियल पायलट बाद में बन सकते हैं। और यहाँ पे फीस आपको कुछ भी नहीं देना, जीरो फीस है। बल्कि आपका रहना खाना पीना, आना जाने का किराया, हॉस्टल की फीस, ये सारी की सारी गवर्नमेंट जो है वो आपको पे करती है। लिहाजा पे आप यहाँ पर देख रहे हैं आ, एक एग्जाम का नाम दिया हुआ है नीट और जे डबल ई। ये तो आमतौर पे बच्चों को पता है, लेकिन क्लैट के बारे में बच्चों को नहीं पता है। उसी तरह से आईएमयू सीटी के बारे में नहीं पता है। एक एग्जाम है नेस्ट, ये एनईएसटी, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जो बच्चे 12th के बाद साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। इसमें भी आपको 1 रुपए का फीस अदा नहीं करना है, बल्कि 12th साइंस के बाद जब आपका बीएससी एमएससी वाला जो डुअल डिग्री कोर्स में एडमिशन होगा तो डायरेक्टली आपको 5 साल के लिए इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा। और आपको सालाना जो है वो 80,000 रुपये स्कॉलरशिप है। तो आप सोचिए कि 3 साल में बच्चे को अमाउंट कितना मिल रहा है स्कॉलरशिप का। तो उसी तरह से जो महाराष्ट्र स्टेट का जो सीटी सेल है वो तकरीबन 19 से ज्यादा अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। तो अगर इन एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बच्चों को इल्म नहीं होगा, जैसे आर्किटेक्चर के लिए नाटा होता है, उसी तरह से और बी करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट का अलग से एमएचटी सीईटी एग्जाम होता है, बी फार्मेसी के लिए पीसीबी वाला सीईटी होता है, बीएड करना है उसका सीईटी अलग है, एलएलबी करना है उसका सीईटी अलग है। तो अगर हमने ये सारे सिस्टम को समझा नहीं, तो जाहिर सी बात है हम लोग खाली अपने स्कूल के रिजल्ट्स पर या कॉलेज के रिजल्ट्स पर ही इन्हिसार करेंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज हमारे से मिस हो जाएंगी। तो इन बदलते हुए सिस्टम में एंट्रेंस पे फोकस करना और उसके लिए मालूमात निकाल कर तैयारी करना जरूरी है। बहुत सारी नई यूनिवर्सिटीज आप देख रहे हैं, जो पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल इंडिया में जब तक पास नहीं हुआ था तो बहुत सारी फॉरेन की और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमारे पास नहीं थी। लेकिन अब जो है वो हर साल 2 से 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हर स्टेट में बन रही है। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है या न्यू यूनिवर्सिटीज है, आइंदा आपको मैं बताता चलूं कि 4 से 5 साल में हर कॉलेज एक यूनिवर्सिटी में बदल जाएगा, उसको ऑटोनॉमस स्टेटस
मिलता जा रहा है, उसी तरह से 2 से 4 कॉलेजेस मिलकर वो अपना खुद का कॉलेजिएट यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं। तो ये प्राइवेट और समझिए कि कोलैबोरेशन के साथ में 2 4 कॉलेज का यूनिवर्सिटी बनाने से फायदा ये हो रहा है कि नए नए कोर्सेज जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा, जो इंडस्ट्री की डिमांड होगी या जो हमारे शहर की अभी डिमांड है। तो इस तरह के नए कोर्सेज मिलेंगे। अभी यहाँ पे इस स्लाइड्स में आप देखिए, हमारे कई बच्चे जो है NMIMS से वाकिफ होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको नहीं पता है। टिस जो है गोवंडी के अंदर है, मुंबई में। उसी तरह से एक बड़ा इदारा है IIPS, ये भी जो है वो गोवंडी के अंदर है। एक बड़ा इंस्टीट्यूट है पॉपुलेशन साइंसेस की स्टडीज के लिए, यहाँ से बच्चे फारिग होकर UNO है, यूनेस्को है, गवर्नमेंट का जो प्लानिंग कमीशन है, उसमें जो है वो जा सकते हैं। उसी तरह से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, एक बड़ा यूनिवर्सिटी का नाम है, बड़ा इदारा है अजीम प्रेमजी, उन्हीं के जरिए ये बनाई गई बैंगलोर की इंस्टीट्यूट है। तो इन सब में एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन मिलता है और बहुत अच्छे नए कोर्सेज इसमें मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर आप देखें तो आपको कुछ नए कोर्सेज जो है उनका जिक्र मिलेगा। इसके बाद वाली स्लाइड देखिए आगे। बच्चों को आवाज आ रही है? कुछ समझ में आ रहा है? जी आवाज आ रही है सर। ये इसके बाद वाली स्लाइड में, हाँ, ये स्लाइड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो लेकर रखिए। देखिए, अभी मैंने बताया पहली चीज कि आपको मालूमात होना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर दुनिया में कौन सी फील्ड में क्या चल रहा है, कौन सा इंडस्ट्री कैसे बदल रही है। और दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करना कि आप कौन से कोर्स में जाएंगे तो कौन सा एंट्रेंस देना है, लेकिन कौन से कोर्स में जाना चाहिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको अपने आप को परखना जानना बहुत जरूरी है। तो आप एक थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, जो बहुत बड़े एक वर्ल्ड के साइकोलॉजिस्ट हैं, हार्वर्ड गार्डनर, उनकी ये थियरी है कि जो 6 से 7 किस्म के लोग होते हैं उनके अंदर अलग अलग सलाहियतें मौजूद होती है। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट हैं, वो अपने बच्चों के बारे में पता करें कि ये कौन सा टाइप का बच्चा या कौन सी टाइप की खुसूसियत हमारे स्टूडेंट में मौजूद है, हमारे बच्चे में मौजूद है। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स जो है या ह्यूमन बींग्स जो है वो 7 से 8 उनके अंदर अलग अलग किस्म की सलाहियत है। जैसे बच्चा वर्ड स्मार्ट हो सकता है, उसी तरह से बच्चा जो है पिक्चर स्मार्ट हो सकता है, लॉजिक नंबर स्मार्ट हो सकता है, सेल्फ स्मार्ट हो सकता है, पीपल स्मार्ट हो सकता है, बॉडी स्मार्ट, नेचर स्मार्ट और म्यूजिक स्मार्ट, ऐसे करके 8 टाइप के इंटेलिजेंस बताए गए हैं। हमको ये पता करना है, यानी वर्ड स्मार्ट मीन्स व्हाट, हमारा स्टूडेंट, हमारा जो बच्चा है वो लिटरेचर, मतलब उसको पढ़ना, मुताले की आदत है उसको, वो लैंग्वेज पे उसका कमांड है, किसी भी लैंग्वेज में, गुजराती, हिंदी, मराठी, उर्दू, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में वो बहुत स्मार्ट है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, लिखता है, बहुत अच्छा बोलता है। तो इसका मतलब वो वर्ड स्मार्ट है। और वर्ड स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए अलग टाइप के करियर ऑप्शंस हैं। उसी तरह से पिक्चर स्मार्ट जो है, जिनका विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है, वो लोग जो है वो डिजाइनिंग फील्ड है, आर्किटेक्चर है, उसी तरह से इस तरह की जो रिलेटेड फील्ड्स हैं, एनिमेशन है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, इस तरह की फील्ड्स में वो करियर उनको करना चाहिए। लेकिन ये पता करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा पिक्चर स्मार्ट है या नहीं। उसके लिए उसकी ड्राइंग, उसका विजुअलाइजेशन, उसका क्रिएटिविटी कितनी है, कितनी अच्छी है, ये हमको पता करना पड़ेगा शुरू से। लॉजिक और नंबर स्मार्ट का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स, नंबर्स बिल्कुल नहीं समझता है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत जल्दी उसको कैच करते हैं। तो अभी जो फील्ड और इंडस्ट्री आपने सुना होगा, डेटा एनालिसिस है, AI ML है, या उसी तरह से और जो अलग अलग फील्ड्स है, उसमें नंबर और लॉजिक स्मार्ट जिसको बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और अरिथमेटिक रीजनिंग, ये सारी उनका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो आप पता करें, ये जो 6 7 8 मैंने ऑप्शंस दिए हैं आपको, कि हमारा बच्चा सेल्फ स्मार्ट है। सेल्फ स्मार्ट का मतलब ही और शी कैन डू ऑन
ऑन देयर ओन बहुत सारी चीजें वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और जो है वो खुद का काम करने में उनको मजा आता है, अकेले रहने में मजा आता है। रिसर्च टाइप का उनका दिमाग है, खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से सारे तहकीकात करते हैं और उसके ऑब्जर्वेशन करके नताइज अखज़ करते हैं, चीज़ों पे गौर फिक्र करते हैं। तो ये रिसर्चर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। या उसी तरह से जो एक फील्ड लिखा हुआ है पीपल स्मार्ट, कि ये बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों को बहुत अच्छे से समझते हैं, खुद को भी समझते हैं और दूसरों को भी समझते हैं कि कैसे लोग काम करते हैं। उसी तरह से बॉडी स्मार्ट, मतलब जो स्पोर्ट्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है, या किसी भी जो है वो ऐसे फील्ड में जहाँ पे बॉडी फिटनेस वाला जो काम होता है। ये लोग घर पर बैठ के क्लरिकल वर्क करना या कंप्यूटर के सामने काम करना इनको नहीं पसंद होता। ये फील्ड वर्क में पुलिस डिपार्टमेंट, डिफेंस, इस तरह की जो है वो फील्ड में जा सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़िए, समझिए कि ये जो थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसमें हमारे बच्चे हो सकता है एक या दो या तीन, दो से तीन चार चीजों में हमारे बच्चे अच्छे हो सकते हैं। उस पर हम लोग गौर फिक्र करके अपने करियर का इंतखाब कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उसमें आप देखिए अभी जो करियर ऑप्शंस आपको आगे मिलेंगे आइंदा 10 सालों में, जिसका बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, उसमें डेटा एनालिस्ट है और उसी तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपर है। नेक्स्ट, ये थोड़े से ऑप्शंस आप नोट करके रखिए। हेल्थ केयर इंडस्ट्री इंडस्ट्री है, उसी तरह से साइबर सिक्योरिटी है, उसी तरह से इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और हमारा सोलार एनर्जी का पूरा जो सिस्टम है उसके अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर है। ये जो है वो ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें काफी ज्यादा ऑप्शंस आगे मिलने वाले हैं। एक वो कोर्सेज की थोड़ी सी हम लोग डिटेल बता रहे हैं जो शायद आपको नहीं पता होगी। ये वो कोर्सेज है जिसमें जो स्किल ओरिएंटेड कोर्स होता है, जिसमें पढ़ाई थोड़ी सी कम बट प्रैक्टिकल वर्क थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसको बैचलर ऑफ वोकेशन नामी कोर्स बोलते हैं। तो इसमें आप देखिए कौन कौन से कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज इसमें शामिल हैं। आप इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे रियल स्टेट मैनेजमेंट है, फार्मा एनालिटिकल साइंटिस्ट है, उसी तरह से इंटीरियर डिजाइनिंग है, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेन मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केटर, रिस्क मैनेजमेंट है, ग्रीन हाउस मैनेजमेंट है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग अभी लग रहे हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, फैशन डिजाइनर है, ये डायलिसिस टेक्नीशियन है, रिन्यूएबल एनर्जी, वेल्थ मैनेजमेंट। मतलब ये वो कोर्सेज हैं जिसकी बहुत ज्यादा अभी डिमांड है। लेकिन ये सारे कोर्स में वही बच्चा जानना चाहिए जिसका प्रोफेशनल स्किल या प्रैक्टिकल स्किल्स वो फील्ड को होगा। जैसे अभी आप देखिए वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट मतलब प्रॉपर्टी और सोना चांदी, बिजनेस, और उसी तरह से चीजों को खरीद और फरोख्त कैसे करना, अपने जो भी वेल्थ है हमारी उसको मैनेज भी करना, टैक्स वगैरह कैसे पेमेंट होगा, उसी तरह से ये वेल्थ हमारी डबल ट्रिपल कैसे होगी, कैसे इसमें इजाफा होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, पैसा है, बिजनेस है, उस तरह का एप्टीट्यूड अगर है तो ये फील्ड में आपका हमारा बच्चा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन शॉट आप इसको लेकर रखिए। उसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं तो कुछ अच्छे नए कोर्सेज जिसकी काफी डिमांड हो सकती है वो उसमें लिखा हुआ है। बीएससी फाइनेंस है, उसी तरह से ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, फूड स्टाइलिश है, पेंट टेक्नोलॉजी है, ड्रोन ऑपरेटर है, वीडियो एडिटर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट है, कस्टम क्लियरेंस, रोबोटिक्स। ये भी स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेकर इनमें से जिस फील्ड में आपके बच्चे को इंटरेस्ट है, देखिए फील्ड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अभी एक एक फील्ड के बारे में हम लोग बताएंगे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। लिहाजा आप थोड़ा सा फील्ड्स की मालूमात निकालिए और उसमें जिसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा उनकी आप लिस्ट बना के उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। देखिए ये भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं बहुत सारे जो नई
इसमें से कुछ कोर्सेज हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप डायरेक्टली जो है वो 12th के बाद ये सारे कोर्सेज करके इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड ऐसी है जो बहुत ज़्यादा अभी चेंज हो रही है और इसमें बहुत स्मार्ट और टेक्नोलॉजी से फैमिलियर टेक्नीशियंस की काफ़ी डिमांड है। इसमें अभी बीएससी नर्सिंग है, बैचलर ऑफ ऑडियो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है, बैचलर ऑफ नेचर एंड योगा साइंस है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये वो कोर्सेज हैं। सेकंड नंबर का जो मैंने पढ़ा, इसमें 12th में साइंस चाहिए, पीसीबी चाहिए और साथ में जो है वो नीट का एग्जाम में पास होना जरूरी है। लेकिन बीएससी नर्सिंग है या और दूसरे जितने भी कोर्सेज हैं उसमें आपको नीट की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 12th साइंस के बेसिस पे ये मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज थे नए। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर आप पढ़ाई में बहुत क्लेवर है, बहुत अच्छे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन इंस्टीट्यूट को टारगेट करें, जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट हैं, जिनको INI कहा जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारे कॉलेजेस और अपने ये जो है INIs में इसका शुमार होता है, IIMs है, IITs है, उसी तरह से NITs है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट के काफ़ी अखराजात, मतलब इसमें काफ़ी एक्सपेंस होता है। तो बच्चों को बहुत ही मामूली फीस में एडमिशन मिलता है। आपको बताया कि मेडिकल की फील्ड में MBBS करना है तो गवर्नमेंट के कॉलेज में अभी अपने वहाँ 1.5 लाख रुपया फीस है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो 11 से 15 लाख रुपया पर ईयर फीस है। लेकिन अगर एम्स में से कोई बच्चा MBBS करता है तो आप फीस सुन के शायद हैरान हो जाए कि एम्स में 4.5 साल जो कोर्स होगा और 1 साल इंटर्नशिप, उसकी फीस जो है वो सिर्फ 5,600 रुपये। आप सोचिए, 5,500 रुपये 5.5 साल के कोर्स की फीस। तो उसी तरह से जो है वो आप इन इंस्टीट्यूशन को टारगेट कीजिए, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे जाने का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। छठी सातवीं से टारगेट करना पड़ेगा हमको अगर इन इंस्टीट्यूशंस में जाना है। नेक्स्ट, ये कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने इन इंस्टीट्यूशन को 1,000 करोड़ रुपए का फंड दिया है। और इन इंस्टीट्यूशंस में थोड़ी फीस तो है लेकिन इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर जैसे बिट्स पिलानी का नाम सुना होगा आपने, ये गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके अंदर IISc बेंगलोर का नाम सुना होगा। तो थोड़ा जो स्टूडियस टाइप के बच्चे हैं, पढ़ाई में बहुत तेज हैं, अच्छे हैं, वो इन इंस्टीट्यूशन को टारगेट करें। नेक्स्ट, देखिए अभी कुछ प्रैक्टिकल चीजें आप समझे। पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों को टेक्नो सेवी होना बहुत जरूरी है। लर्निंग बाय डूइंग और टेक्निकली जो ऑनलाइन जो चीजें मौजूद हैं हर फील्ड का अभी, जैसे मैंने अभी बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बताया, BOTH बोला मैंने, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अभी किसको क्या पता बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है? आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च ऑप्शन पे जाकर खाली BOTH डालिए, आप टेल मी अबाउट द BOTH ऐसा डालिए या व्हाट इज BOTH। आपको पूरा एक 5 मिनट का, 2 मिनट का शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियो सब मिल जाएगा, हर जबान में मिल जाएगा, गुजराती में, हिंदी में, उर्दू में, मराठी में, इंग्लिश में। तो आपको टेक्नो से भी होना बहुत जरूरी है। जितनी फील्ड्स की मालूमात आपको दी जा रही है उसकी पहले मालूमात निकालने के लिए आपको अपने आप को अवेयर करना होगा कि भाई मैं जो कोर्स करने जा रहा हूँ वो कोर्स जो है वो है क्या उसमें। और उसके लिए जरूरी है कि आपको पहले मालूमात चाहिए। तो हमारे कई बच्चों को मालूमात निकालना ही नहीं आता है ठीक सही से कि भाई ये कोर्स है क्या। हर कोई मतलब ये बोलता है कि कोई आके उसको बताए, तो कोई क्यों बताएगा किसी को आगे? आपको, हमको, हमारी जरूरत है। अगर आप कंप्यूटर और मोबाइल
को यूज करते हैं, तो ये सारी मालूमात निकालिए। उसी तरह से कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिकल कुछ चीजें करें आप। नेक्स्ट, ये कुछ जो है वो 3 से 4 प्लेटफॉर्म्स है। इसको जाने दीजिए सर आगे। ये कुछ स्किल्स है जो अपने हमारे बच्चों में होना चाहिए, वो है डिसीजन मेकिंग स्किल। आगे इसका एक छोटा सा वीडियो था, हमारे बच्चों में ये स्किल ना होने की वजह से क्या होता है। ये वीडियो जरा देखिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, इसमें डिसीजन मेकिंग ना होने की वजह से सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ये भी देखिए बच्चा कैसे हाथ मलता रह जाएगा, कभी एक उड़ाता है तो दूसरा गिर जाता है। नेक्स्ट, तो देखिए अगर हमने कंसंट्रेट नहीं किया किसी करियर पर तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारी चीजें करने जाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। ये कुछ स्किल्स हैं जो 21st सेंचुरी की स्किल्स कहलाती हैं: कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग। इस पर आपको काम करना पड़ेगा। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, ये चीजें आपको लगने वाली है। हमारे बच्चों में पढ़ाई में जब आप लोग स्कूल में हैं तो ये चारों चीजें डेवलप हो रही या नहीं हो आपको पता करना पड़ेगा, वरना खाली रिजल्ट और मार्क्स उसके अंदर आ रहे हैं तो आप खुश हैं तो उससे काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट, उसी तरह से और भी 2-3 सलाहियतें हैं जो हमारे बच्चों में होना चाहिए, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है, लीडरशिप क्वालिटी है, और जो है वो प्रॉब्लम एटीट्यूड है। आप देखिए नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा अभी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हमारे बच्चों में अगर है, ये वीडियो ध्यान से देखिए। 10वीं फेल लड़का जिसका सपना था बस एक फोन रखने का, आज 1 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक है। निखिल कामत स्कूल ड्रॉप आउट, 17 की उम्र में एक मोबाइल शॉप पे काम करता था। लोग हंस से बोले इसका कुछ नहीं होगा। शाम को कॉल सेंटर, सुबह तक ट्रेडिंग, 2 घंटे की नींद, जीरो एक्सक्यूजेस। अपने भाई के साथ मिलकर बनाई एक ऐसी ब्रोकिंग कंपनी जिसमें जीरो कमीशन, फुल ट्रांसपेरेंसी हो। बैंक बोले रिस्की है, इन्वेस्टर्स ने इग्नोर किया, पर निखिल ने कहा जब सब मना करें तभी तो कुछ बड़ा करना है। ज़ेरोधा बिना किसी फंडिंग के बन गई भारत की सबसे बड़ी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। 30 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स, 1000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट। जो लड़का स्कूल छोड़ के चेस खेलता था उसने दुनिया को दिखाया स्ट्रैटेजी क्लासरूम से नहीं लाइफ से आती है। अगर सपना बड़ा है तो डिग्री छोटी पड़ सकती है। कमेंट करो क्या तुम भी अपना गेम चेंज करने रेडी हो। बहरहाल ये देखो, इसको वीडियो देख के स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ये जो है वो शेयर ट्रेडिंग कंपनी में बाद में आए, लेकिन इनका जो भाई था वो बीएससी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर की साइंस की दुनिया में ग्रेजुएट था, और उसकी हेल्प से ही वो बंदा आगे बढ़ा है। बहरहाल मतलब बताने का मकसद इसका ये है कि अपने को प्रैक्टिकल चीजें भी कुछ सोचना समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, आपको जब आप प्रैक्टिकल कुछ करेंगी तो प्रॉब्लम आएगा।
अब हम लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार गए। तो ध्यान से देखो। तो 16 बार कोशिश करने पर उसको मिला वो। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। और नेक्स्ट, ये थोड़ा सा आप इसको नोट कीजिए। और बहुत सारे हमारे बच्चे बच्चियां जो है वो कॉलेज ऑनलाइन तरीके से सीखने के लिए प्लेटफॉर्म्स है, जिसमें आप यूडेमी है, माइंड लस्टर है, कोर्सेरा है और खान एकेडमी है। ये आप इसको यूज करके बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम कॉस्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको भी सर आगे बढ़ा दीजिए। ये बच्चे हमारे साथ होते तो तब हम लोग आपसे बात करते इस पर। आसपास आप किसके साथ में है उनको होना पड़ेगा, वरना आधा मसला फ्रेंड्स के साथ ही हो जाता है हमारे बच्चों का। वैसे कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो हमारे बच्चों में नहीं है और मार्क्स बहुत अच्छे हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत आपका हमारा बच्चों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से कुछ ना कुछ एम्बिशन, कुछ एक ख्वाब होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े काम किए हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये साहब लेफ्ट में, ये जो थायरो केयर नाम की कंपनी है उसके मालिक है। जब बॉम्बे में आए थे, ये है बेंगलुरु के, बॉम्बे में आए थे, 500 रुपया था और फिजिक्स के ग्रेजुएट ने अपना करियर किया। वो पूरा का पूरा बायोलॉजी या बायोलॉजी का लैब जो बोलेंगे, हमारा एक खास किस्म का थायराइड का जो टेस्ट होता है उसके लिए पूरी हिंदुस्तान में इन्होंने लैब बनाया। तो आगे बढ़िए सर। अभी मेरे ख्याल से हम लोगों ने कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश की है। आप अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो वो कर सकते हैं। एक चीज रह गई थी जो डिप्लोमा हमारे बच्चे 10 के बाद करते हैं और कुछ बच्चे डिग्री 12 साइंस के बाद में करते हैं। उसका एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे करते हैं। तो देखिए, अगर आपके बच्चे को इंजीनियर ही बनाना है और उसमें आपने सोच लिया है कि उसको इंजीनियर ही करना है, इंजीनियरिंग ही करना है, तो डिप्लोमा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिप्लोमा जो है ना, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता इसके कॉलेजेस खत्म होते जा रहे हैं। और डिप्लोमा के बारे में नई तालीमी पॉलिसी जो एनईपी में है ना, उसका भी कोई साफ और कोई वाजह उसका जिक्र नहीं है। तो सेफ साइड के लिए 11 12 साइंस से जाना ज्यादा बेहतर होता है। उसमें बच्चा मैथ्स भी पढ़ लेता है। मैथ्स का 11 12 साइंस का जो सिलेबस है वो काफी अच्छा है। और डिप्लोमा में जो है वो बच्चा 6 साल, 6 सेमेस्टर होते हैं उसके, तो 6 में से 3 सेमेस्टर में मैथ्स पढ़ता है, बाद में मैथ्स नहीं पढ़ता है, तो उसका मैथ्स का इश्यू हो जाता है। और सबसे बड़ा मसला है, डिप्लोमा से डिग्री की जो सीट्स है वो ओनली 10% ऑफ द टोटल इनटेक होती है। मतलब अगर 60 सीट कहीं पे है, मगुबाई में, साबो सिद्दीक में, अंजुमन कालसेकर में, तो सेकेंड ईयर डिग्री में सिर्फ 6 सीट ही में एडमिशन के लिए बच्चे एलिजिबल रहते हैं। तो
बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है। अगर डिप्लोमा में मार्क्स आपके परसेंटेज 85-90 से कम हुए तो हमारे हिसाब से अगर बच्चे 12 साइंस करके इंजीनियरिंग जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन उनके पास है। और एक आखिरी चीज़, अपने डॉक्यूमेंट सब क्लियर रखिए आप और आप बच्चों के, आपके खुद के, ताकि हम लोग को जो स्कॉलरशिप्स है गवर्नमेंट की, प्राइवेट बहुत सारी, तो उसमें आप अप्लाई कर सकें। अभी अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कर सकते हैं। जजाकल्ला, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर ये कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। बोलिए, क्या पूछना है? सर मुझे अभी 12th कॉमर्स कर रहा हूँ और मुझे 12th के बाद एलएलबी करना है, तो क्या बेहतर रहेगा? देखो, 12th कॉमर्स का स्टूडेंट्स है और एलएलबी करना चाहता है, लॉ करना चाहता है, तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। लॉ फील्ड के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं बताया। लॉयर्स जो है ना, वो कोई भी काम आप हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो सारा काम लॉ से चलता है, उस मुल्क के कानून से चलता है। और उस मुल्क के कानून से के बारे में जिनको मालूमात होती है वो बहुत आसानी से बहुत सारी जगहों पे काम कर सकते हैं। और तकरीबन लॉ फील्ड के अंदर ही मतलब 40 से 50 ऐसे सब फील्ड्स है जिसमें आप कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं। आपको बहुत सारे काम आप अपने ऑफिस में बैठ के करते हैं। जैसे तकरीबन 8 से 10 टाइप के लॉयर्स होते हैं। क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं, प्रॉपर्टी लॉयर्स होते हैं, कॉरपोरेट लॉयर्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम के लॉयर्स होते हैं, और क्या बोलते हैं ये, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाले जो लॉयर्स होते हैं। तो आपको 12th के बाद में अगर आप महाराष्ट्र स्टेट की किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो 5 साल का एलएलबी का कोर्स है, जिसके लिए आपको एक सीईटी देना होगा महाराष्ट्र स्टेट की। और वो सीईटी आप क्लियर कर लेते हैं, कुछ 150 मार्क्स की सीईटी होती है, तो आपको इंशाल्लाह अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। हमारा जीएलसी जो है ना, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, चर्च गेट पर, और अंजुमन इस्लाम का एक कॉलेज है वीटी पे। सर लेकिन मैं गुजरात से हूँ। जी। गुजरात से हूँ, गुजरात में रहता हूँ। तो आप गुजरात में अगर है ना, तो गुजरात में भी आपको स्टेट का लॉ सीटी देना होगा, 12th के बाद में होता है। क्योंकि पूरे इंडिया में कहीं पर भी एलएलबी में एडमिशन बिना एंट्रेंस के नहीं होता है। एक ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्लैट, CLAT क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसकी मेरे ख्याल से लास्ट डेट अभी निकल गई। आपको एक बार फिर भी आप क्लैट 2026 अगर डालेंगे तो एक बार चेक कीजिए। तो आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, अगर आपको मतलब पूरे इंडिया में तकरीबन 21 NLUs है, उसमें एडमिशन के लिए आपको क्लैट देना होगा। तो वो आप देखिए, क्लैट के बारे में चेक कीजिए। या फिर आपका जो स्टेट का सीटी सेल होगा, गुजरात स्टेट सीटी सेल होता है हर स्टेट में, वो उसके आप लॉ कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दे दे। ठीक है। तो वो एग्जाम देने के लिए क्या सिलेबस होता है? क्या बोले? वो एग्जाम देने के लिए सिलेबस क्या होता है? देखो, ये एग्जाम देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है इंग्लिश लैंग्वेज, और उसके बाद में होता है आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर जिसको बोलते हैं। उसके बाद में आपका आता है लीगल स्टडीज, और थोड़ा सा मैथ्स रहता है उसके अंदर। 10th तक का जो स्टडी का मैथ्स है ना, वो उसके अंदर शामिल है। तो आपका इंग्लिश का जो लैंग्वेज की कमांड है ना,
मैं क्लैट की बात कर रहा हूँ, और खासतौर पे महाराष्ट्र स्टेट का जो लॉ सीट है उसमें भी 50% मार्क्स जो है वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज पर होते हैं। बाकी जो है वो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज और लीगल स्टडीज और मैथमेटिक्स। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हम इसी तरह आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त हमें देते रहेंगे, और जज़ाकल्लाह। आपने मशगूली के बावजूद हमें सफ़र में टाइम दिया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जज़ाकल्लाह खैर।